हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। मैं हूं अंजनीधर द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपसे इलेक्शन कमीशन के दूसरे पार्ट के कुछ MCQs के बारे में। इलेक्शन कमीशन के कुछ MCQs हम लोग कर चुके हैं, ये आपका दूसरा पार्ट होगा जहां पर हम MCQs डिस्कस करेंगे और वो सारे MCQs आपके रिलेटेड होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग से। तो भारतीय निर्वाचन आयोग से जो प्रश्न है उनकी श्रृंखला यहां पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? यहां पर देखिए, द पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, यानी कि वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पद है जिसके समान ही आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद होता है। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि CEC के बारे में पूछा जा रहा है कि CEC का जो पद है वो किसके बराबर होता है, किसके समान होता है। तो यहां पर आपके ऑप्शन है किसी राज्य के राज्यपाल के, राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के, और तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के यानी कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और लास्ट ऑप्शन है आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समकक्ष ही पद होता है आपके भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। ठीक है, अब ये बात आपको कहां से जानने को मिलती है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5 के आधार पर भारतीय संसद ने, क्योंकि आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5 में कहा गया कि निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होंगे या जो आपके सदस्य होंगे, यानी कि निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होंगे, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाएगा। उसके आधार पर ही भारतीय संसद के द्वारा 324 सब क्लॉज 5 के आधार पर एक अधिनियम पारित किया गया और उस अधिनियम का नाम था निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991। क्या था? निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991। और इस 1991 के एक्ट के तहत ही ये कहा गया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनके समकक्ष ही होगा आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद। ठीक है, उनके वेतन भत्ते उसी की तरह होंगे जिस प्रकार से आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के होते हैं। 2.5 लाख रुपए तक का वेतन उनको मिलेगा और जब तक यह पद पर रहेंगे तब तक इसमें किसी भी प्रकार का यहां पर परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, सामान्यतः परिवर्तन होगा भी तो पॉजिटिव चेंज होंगे, उन सेवा शर्तों में बढ़ोतरी हो सकती है, वेतन बढ़ाया जा सकता है लेकिन वेतन घटाया नहीं जाएगा, किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 61 कर दिया गया? ठीक है, क्या कहा जा रहा है? 21 से घटाकर 61 कब किया गया? किस संविधान संशोधन से किया गया? तो यहां पर जब हम आंसर की बात करेंगे तो यहां पर जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन 1989, यानी कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के माध्यम से क्या किया गया? आपके एडल्ट सफरेज की जो एज थी उसको क्या कर दिया गया? एडल्ट फ्रेंचाइज की एज को 21 से रिड्यूस करके 18 कर दिया गया। ठीक है, और ये सिफारिश जो है, ये सिफारिश पहली बार आपके किस समिति के द्वारा की गई थी? यह सिफारिश पहली बार तारकुंडे समिति के द्वारा की गई थी। कौन सी समिति के द्वारा? तारकुंडे समिति, जिसका गठन 1974-75 में किया था। और इनकी रिपोर्ट में क्या कह दिया गया था कि जो आपकी वोटिंग एज है यानी वयस्क मताधिकार की जो उम्र है उसको घटाकर 19 से क्या कर देना चाहिए? 21 से घटाकर 18 कर दिया जाना चाहिए। और उन्हीं की बात को मानते हुए 61वें संविधान संशोधन के द्वारा उम्र को क्या कर दिया गया? 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। अब बाकी के कुछ ऑप्शंस लिखे गए हैं, वो ऑप्शन कौन से हैं, क्या है उन ऑप्शन में? तो ये देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है 64वां संविधान संशोधन। तो ये 64वां संविधान संशोधन आपके आर्टिकल 356 से रिलेटेड है, यानी कि राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति शासन से। प्रेसिडेंशियल रूल जो होता है आर्टिकल 366
356 यानी कि जो आपका आपातकाल में जो आपका राष्ट्रपति आपातकालीन प्रावधान में जो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है उससे संबंधित है। हुआ क्या था आपके 1987 में, ठीक है, यह संविधान संशोधन जो हुआ वो 1990 में हुआ था, 1990 में। लेकिन 1987 में जब आपातकाल लगाया गया पंजाब में, तो उस जो आपकी कह सकते हैं कि जो समयावधि थी उस समयावधि को बढ़ाने के लिए, उस टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए ही क्या किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम टाइम जो हो सकता था वो 3 साल हो सकता था, लेकिन 3 साल से अधिक पंजाब में आपातकाल लगा रहा, राष्ट्रपति शासन लगा रहा, उसके कारण ही क्या किया गया था, यह संविधान संशोधन 1990 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद 86वां संविधान संशोधन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उनमें से एक है आपका 86, और ये 86 कब हुआ था, 2002 में हुआ। और इसके माध्यम से आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य, और उसके साथ साथ डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीनों में संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, कभी कभी आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 86वें संविधान संशोधन का संबंध किस भाग से है। तो संविधान संशोधन जो 86वां नंबर था उसका संबंध भाग 3 से, ठीक है, उसके साथ साथ भाग 4 का से यानी कि भाग 4A, और उसके साथ साथ भाग 4 यानी कि डीपीएसपी से भी इसका संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से 86वें संविधान संशोधन के बारे में बात हो गई। उसके बाद है आपका 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके बारे में तो ऐसी चीज है कि ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लघु संविधान कहते हैं, स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्या है, कितना इंपॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए, और ये उस दौर में ये संविधान संशोधन हुआ था जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था। 1975 से जो आपका 77 के बीच का जो राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी का जो टाइम था, उसी बीच में इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे, और उसी टाइम पे क्या किया गया था, संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, जहां पर आपके मूल अधिकार जोड़े गए, ठीक है, उसके साथ साथ आपकी प्रस्तावना में समाजवादी और एक तरह से अखंडता शब्द जोड़ा गया, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से ही आपका आर्टिकल आपका पार्ट 14A भी जोड़ा गया था, जहां पर आर्टिकल आपके 323A और 323B को भी क्या किया गया था, भारतीय संविधान में इंसर्ट किया गया था, शामिल किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव में धांधली यानी कि बेईमानी कह सकते हैं, ठीक है, गलत तरीके से जीतना। चुनाव में धांधली, हिंसा, वायलेंस हो, ठीक है, उसके साथ साथ अन्य अनियमितता के आधार पर निर्वाचन रद्द करने का अधिकार किसके पास है। ठीक है, यानी कि चुनाव, पहली चीज तो क्या होना चाहिए, लोकतंत्र की बात होती है जब डेमोक्रेसी की बात होती है, तो डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ही क्या बनाया गया है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए क्या बनाया गया, आपका इलेक्शन कमीशन बनाया गया। लेकिन ये फ्री और फेयर इलेक्शन ना हो, ठीक है, वहां पर अनियमितता हो, इररेगुलरिटीज हो, ठीक है, या उसके साथ साथ वहां पर क्या हो, वहां पर कुछ आपका रिग्ड हुआ हो, ठीक है, या फिर वहां पर वायलेंस हुआ हो, ऐसी परिस्थिति पर क्या होता है, ऐसी परिस्थिति पर कौन मतदान को रद्द कर सकता है या कौन निर्वाचन रद्द करने का अधिकार रखता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर यदि पूछा जाता है कि कौन मतदान को रद्द करने का अधिकार रखता है, तो जो मतदान कराने का अधिकार रखता है वही मतदान को रद्द करने का अधिकार रखता है। तो मतदान कराता कौन है, निर्वाचन आयोग, तो रद्द कौन करेगा, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यदि किसी प्रकार का वायलेंस होता है, किसी प्रकार के मतदान का जो बूथ है उसको लूटा जाता है, वहां पर जबरदस्ती वोटिंग कराई जाती है, या वोटिंग को किसी तरीके गलत तरीके से प्रभावित किया जाता है, हिंसा होती है, अनियमितताएं होती हैं, ऐसी परिस्थिति पर निर्वाचन आयोग यदि चाहे तो उस क्षेत्र का या उस बूथ का क्या कर सकता है, मतदान रद्द कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी कि बाय whom आर द रीजनल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड। ठीक है, जो क्षेत्रीय या प्रादेशिक इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, पहली चीज आपका जो ऑप्शन है वो है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट, बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड बाय द होम मिनिस्ट्री।
ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा आपका यहां पर निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग नहीं, राष्ट्रपति। ठीक है, इसका सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, राष्ट्रपति, है ना, बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब यहां पे आपको बातें समझनी है कि ये प्रावधान कहां पर किया गया है। तो इसके संबंध में जब प्रावधान की बात करते हैं तो आर्टिकल 324 सब क्लॉज 3, ठीक है, आर्टिकल 324 सब क्लॉज 3 में कहा गया कि क्या होगा, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके रीजनल इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। क्यों करते हैं, आपके जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनके पास बहुत सारे काम होते हैं। तो इनके भार को कम करने के लिए, इनके काम को कम करने के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अन्य प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं, अन्य रीजनल कमिश्नर्स ऑफ रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है, वर्तमान में, अब वर्तमान यानी कि 2023 की बात हो रही है। ठीक है, तो 2023 में कितने निर्वाचन आयुक्त हैं? तो यहां पर प्रश्न को और तरीके से ही पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता था मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में, या ऐसा पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना के समय, निर्वाचन आयोग की स्थापना के समय, निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? तो यदि ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, कि स्थापना के समय यानी कि 25 जनवरी 1950, इस समय, तो इस समय क्या था, जो हमारा कमीशन था वो एक सिंगल मेंबर कमीशन था। कैसा था? सिंगल मेंबर कमीशन था। लेकिन आगे चलकर 1989 तक क्या हुआ, सिंगल मेंबर कमीशन था। उसके बाद चेंज हुआ, 2 लोग और जोड़े गए, ठीक है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई। 1990 में फिर से वो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पद को राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1990 में ये एक तरह से समाप्त हुआ और 1993 में वापस से 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हो गई। और तब से लेकर अब तक जो व्यवस्था है वो क्या है, 1+2। 1 क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड 2 क्या है, अदर इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो वर्तमान में क्या सदस्य कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग के कुल कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 3 सदस्य। देयर आर 3 मेंबर इन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। ठीक है, यानी कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग में कुल कितने मेंबर हैं? 3 सदस्य ही आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है भारत की राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? यहां पर पूछा जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया आर रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पूछा जा रहा है कि भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको मान्यता, उनको रजिस्टर्ड कौन करता है? ठीक है, उनको वैधता कौन प्रदान करता है? ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन क्या है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग या संसद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा, भारत का निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही किसी भी पार्टी को क्या करता है, आपका मान्यता प्रदान करता है, और निर्वाचन आयोग में ही क्या होती हैं, पार्टियां रजिस्टर्ड होती। ठीक है, अब यहां पर 2 चीजें हैं। कुछ पार्टियां कैसी होंगी, कुछ पार्टियां आपकी रीजनल पार्टीज होंगी, ठीक है, और कुछ कैसी होंगी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। नेशनल पॉलिटिकल, ठीक है। अब रीजनल पार्टी कौन होंगी, जिनका प्रभुत्व या जिनका एक तरह से प्रभाव,
ठीक है, जिनका इंपैक्ट कुछ प्रमुख क्षेत्रों में, कुछ प्रमुख राज्यों में ही होता है, वो रीजनल पार्टीज होती हैं। लेकिन रीजनल पार्टी जब अपना प्रसार करती हैं, जो धीरे धीरे एक्सपांड करती हैं और वो कुछ निश्चित क्राइटेरिया को प्राप्त कर लेती हैं, उसके बाद वो क्या बन जाती हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती हैं। आगे के क्वेश्चंस में हम ये भी बात करेंगे कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, कैसे कोई पार्टी रीजनल पार्टी से या स्टेट पार्टी से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में दर्ज हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? ठीक है, यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन यहां पर आप यह समझिए कि जब भी कोई चीज रिपीट होगी, वहां पर कुछ नई चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन क्या है? 10, ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 6 पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल वर्तमान में देखने को मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन कौन सी हैं तो ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। अब यहां पर बात करते हैं कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा यानी कि स्टेटस आपको मिलता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश हुई, ठीक है, स्टैब्लिश होने के दौरान वो किसी एक राज्य में क्या होगी? एक रीजनल पार्टी के रूप में ही स्टैब्लिश होगी। ठीक है, उसको चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग क्या करेगा? एक रीजनल पार्टी के रूप में क्या करेगा? उसको रजिस्टर्ड करेगा। छोटी सी पार्टी होगी, धीरे धीरे वो एक्सपांड करेगी। ठीक है, धीरे धीरे वो पूरे राज्य में चुनाव लड़ना आरंभ करेगी। लेकिन केवल पूरे राज्यों में चुनाव लड़ने बस से, पूरे देश में निर्वाचन में भाग लेने बस से कोई पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी। तो क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया यह है कि कम से कम 3 राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में से मिनिमम 2% सीट ऑफ लोकसभा। ठीक है, मिनिमम 2% सीट क्या होनी चाहिए? वो जीतने चाहिए। ठीक है, यानी कि पूरे क्या है? पूरा लोकसभा है, लोकसभा में सीटें कितनी? मान लीजिए 550। ठीक है, तो 550 में से कम 2% यानी कि जब वो 11 सीट जीतेंगे तब वो क्या बनेंगे? तब वो बन सकते हैं आपके नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जब वो पार्टीज आपके लोकसभा या राज्य की विधानसभाओं के चुनाव में भाग लेती हैं, तो ऐसा करते समय कम से कम 6% मत प्राप्त करते हो। कितने प्रतिशत मत प्राप्त करते हो? 6% मत प्राप्त करते हो। ठीक है, यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाग लें, भाग बस ना लें, वो कम से कम 6% वोट क्या करें? प्राप्त करें। ठीक है, और या फिर कम से कम 4 राज्यों में उनको क्या हो? स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हो। ठीक है, क्या हो? स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हो। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। ठीक है, तब कोई राजनीतिक दल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। और वो भी कौन देगा? निर्वाचन आयोग देगा। ठीक है, अभी करंट में एक बात आप समझिए, आम आदमी पार्टी गुजरात में जैसे ही चुनाव लड़ी और गुजरात में उन्होंने 6% मत तो प्राप्त किए ही। ठीक है, उसके साथ साथ वहां यदि वो 2 सीट उनको प्राप्त करना था, जैसे ही उन्होंने वहां पर 2 सीटें प्राप्त की, वैसे ही वो सारे क्राइटेरियाज को आप क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। अब चुनाव आयोग क्या करेगा? उनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दे देगा। ठीक है, यानी कि ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन वो एक तरह से व्यवहारिक रूप से यदि देखा जाए तो वो सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, दिल्ली हो आपका, हिमाचल, दिल्ली के साथ साथ पंजाब हो, ठीक है, पंजाब के साथ साथ गोवा हो और गोवा के साथ गुजरात, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर उन्होंने ये वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त एवं प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें एवं पदावधि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, यहां पर कहा गया बाय whom the terms and condition of services of the election commissioner and regional commissioners are determined। ठीक है, यानी कि जो
आपके निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैं यानी कि प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त हैं जिनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, उनकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज यानी कि उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो इनकी सेवा शर्तों के निर्धारण का जो प्रक्रिया है उसका जो अधिकार है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। यानी कि राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, आपके निर्वाचन आयुक्त और उसके साथ साथ प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो प्रादेशिक आयुक्त हो या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, सभी की जो आपका सेवा शर्तें हैं, ठीक है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं, इन सब की टर्म्स ऑफ सर्विसेज का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसी के लिए आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5 को आधार बनाकर भारतीय संसद के द्वारा निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 को 1991 को पारित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन भारत के मुख्य आयुक्त नहीं रहे हैं, ठीक है, कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे थे। हु हैज नॉट बीन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि ये बताना है कि इनमें से कौन है जो सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, बीबी टंडन, दूसरा ऑप्शन है एलन सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है नसीम जैदी और उसके साथ साथ आपका चौथा ऑप्शन है ओम प्रकाश रावत, ठीक है। तो बीबी टंडन साहब जो हैं ये आपके भारत के निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त क्या है, रहे हैं बीबी टंडन, है ना। अब बीबी टंडन साहब जो हैं वो कब रहे थे, तो याद रखिएगा बीबी टंडन साहब ये आपके 14th नंबर के, ठीक है, 14th नंबर के आपके निर्वाचन आयुक्त थे, निर्वाचन आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर। कितने नंबर के, 14th नंबर के। और इनका जो समय था वो था आपका 2009 से लेकर 2010 के बीच, ठीक है। तो बीबी टंडन साहब तो हैं, ठीक है। अब जो हैं पहले उनको देख लेते हैं। नसीम जैदी साहब ये भी रहे हैं, नसीम जैदी साहब ये आपके 20th नंबर के आपके क्या थे, इसको अपन सही कर लेते हैं। नसीम जैदी साहब जो हैं ये आपके 20वें नंबर के, कौन से नंबर के, 20वें नंबर के क्या रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल था 2015 से 2017 तक, ठीक है। ओम प्रकाश रावत ये भी आपके इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, ठीक है। और ये कब रहे हैं, ये रहे हैं 23 जनवरी 2018 से 23 जनवरी 2018 से 1 दिसंबर 2018 तक, ठीक है। मतलब ओम प्रकाश रावत भी क्या है, इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आए हैं वो आपके जो चौथा ऑप्शन बच जाता है एल एन सिन्हा। ये एल एन सिन्हा ही इस आपके प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। एल एन सिन्हा कभी भी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर तीन ऑप्शन, बीबी टंडन, नसीम जैदी और ओम प्रकाश रावत, ये कभी न कभी भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में उन्होंने काम किया है, लेकिन एल एन सिन्हा साहब ने कभी भी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य नहीं किया है, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोगों ने बात कर ली इस क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है, तो पहला ऑप्शन क्या है, निर्वाचक नामावली तैयार करना, वोटिंग लिस्ट बनाना, वोटर लिस्ट जो होती है वो बनाना, बिल्कुल बनाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, मतदाता पहचान पत्र जारी करना, ठीक है, इश्यूएंस ऑफ वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, बिल्कुल जारी करता है वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। तीसरा क्या, आदर्श आचार संहिता जारी करना, इशू ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, आदर्श आचार संहिता को क्या करना, जारी करना। उस आदर्श आचार संहिता के आधार पर ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाते हैं। तो बिल्कुल ये तीनों काम करता है। और चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव भी क्या होगा, इसका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा और काम क्या कर सकता है,
ठीक है, निर्वाचन आयोग कुछ और भी तो काम कर सकता है। तो निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है, यदि कहीं पर धांधली होती है, कहीं पर हिंसा होती है या मतदान बूथ लूटे जाते हैं, ऐसी परिस्थिति पर निर्वाचन को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर्ड करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्वाचन आयोग की सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या करते हैं, निर्णय देते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या करता है, संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर भी क्या करता है, कार्य करता है ना। तो कुल मिलाके इसके बहुत सारे कार्य हैं। आदर्श आचार संहिता के बारे में बात हो ही गई, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना कहीं पर भी, उसके साथ साथ निर्वाचन तिथियों की घोषणा करना, ठीक है। समय पर जो निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं वहां पर किसी प्रकार की रिक्ति हुई है, किसी प्रकार के किसी कारणवश वहां पे क्या हुआ है, पद रिक्त हो गया है, विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, कहीं पर भी किसी आपके जनप्रतिनिधि की यदि मृत्यु होती है और मृत्यु के कारण वहां पर पद खाली होता है, तो 6 माह के अंदर वहां चुनाव कराने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है, निर्वाचन आयोग की होती है, ठीक है। तो वो भी निर्वाचन आयोग का एक प्रकार से क्या हो गया, कार्य हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ मतदाताओं को जागृत करना, मतदाताओं को जागरूक करना, ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें उसके लिए लोगों को प्रेरित करना, ये सारे कार्य जो हैं निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग ही है जो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां है, ठीक है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्यालय की यदि हम बात करें तो निर्वाचन सदन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, निर्वाचन सदन। आपसे इस तरह ना पूछ के यह भी पूछा जा सकता है निर्वाचन सदन कहां है, तो निर्वाचन सदन कहां है, आपके न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में ही आपका निर्वाचन सदन है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय जो होगा वो कहां होगा, दिल्ली में होगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। तो कई बार प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं लेकिन वो दूसरे तरीके से पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमको ये तो पता हो भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन अब आपसे पूछ लिया जाए निर्वाचन सदन कहां है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन फिर हम अपना दिमाग ऐसा चलाते हैं कि निर्वाचन है यानी कि निर्वाचन ही यहां पर निर्वाचन से संबंधित कोई चीज होगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति पर फिर हम क्या करते हैं, अपना एक जो तीसरी आंख होती है ना उसका प्रयोग करते हैं और उसी तीसरी आंख का प्रयोग करके ही हम क्या करते हैं, ऑप्शन सही कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम नहीं भी पढ़े रहते, वहां पर हमको थोड़ा सा सोचना होता है। यदि हम सोचते हैं तो सोच के आधार पर, थिंकिंग के आधार पर हम प्रश्न को सही कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। पहला है ऑप्शन है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। उसके बाद है निर्वाचन सुधारों से, इलेक्टोरल रिफॉर्म से, ठीक है। तीसरा क्या है, इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट से, यानी कि आर्थिक सशक्तिकरण से, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है मौद्रिक नीतियों से, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी से, ठीक है। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, दूसरा आपका क्या है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से, तीसरा इकोनॉमिक इंपावरमेंट से, चौथा मॉनेटरी पॉलिसी से। इसका सही ऑप्शन होगा इलेक्टोरल रिफॉर्म से, ठीक है, चुनाव सुधारों से। अब बात करनी है दिनेश गोस्वामी समिति की। ये तो हमने जान लिया निर्वाचन सुधारों से इनका संबंध था। इसका जो गठन हुआ था वो गठन होता है 1990 में। कब होता है, 1990 में, ठीक है। और 1990 में गठन के बाद ही दिनेश गोस्वामी समिति अपनी सिफारिशें देती है, ठीक है। और दिनेश गोस्वामी समिति कहती है कि आपको फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो फोटो युक्त पहचान पत्र आपको एक तरह से कह सकते हैं कि फोटो युक्त पहचान पत्र की सिफारिश करने वाली जो समिति थी, या पहली समिति जिसने फोटो युक्त पहचान पत्र की बात की थी, वो कौन सी थी, वो थी आपकी दिनेश गोस्वामी समिति। और इसी समय आपके TN सेशन 1990 से 1996 तक, ठीक है, कौन, TN सेशन, ये व्यक्ति थे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इन्हीं के शासनकाल में पहली बार भारत में फोटो युक्त पहचान पत्र की बात की गई और इन्हीं के समय पर भारत में पहली बार फोटो युक्त पहचान पत्र लाए गए थे, ठीक है। अब यहां पर फोटो युक्त पहचान पत्र के बाद दूसरी चीजें क्या थी और दिनेश गोस्वामी समिति में, तो यहां पर दिनेश गोस्वामी समिति में आप देखेंगे भारत में ईवीएम के प्रयोग, भारत में निर्वाचन में ईवीएम के प्रयोग की सिफारिश,
ठीक है, भारत में निर्वाचन में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग की बात की गई थी। कब? आपके 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर मतदान युक्त फोटो पत्र की बात हो गई, मतदान युक्त आपका जो परिचय पत्र होता था उसकी बात हो गई। उसके अलावा दिनेश गोस्वामी समिति ने ही कहा कि ऐसे जगह पर जहां पर किसी व्यक्ति के इस्तीफा दे देने पर, त्यागपत्र दे देने पर, किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर या किसी व्यक्ति के हटाए जाने के बाद यदि कहीं पर रिक्ति होती है, यदि कहीं पर वैकेंसी क्रिएट होती है आपके राज्य विधानसभा या फिर आपके संसद में, राज्य विधानमंडल या फिर संसद में, तो ऐसे स्थिति पर वहां पर 6 माह के अंदर ही क्या करने चाहिए? आपके चुनाव करा लिए जाने चाहिए। ठीक है, तो 6 माह के अंदर चुनाव कराने की व्यवस्था किस समिति के द्वारा? 1990 में गठित आपकी दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में गठित हुई, जिस समय आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे TN सेशन साहब थे। इन्हीं के समय पर फोटो युक्त पहचान पत्र की बात की गई। ठीक है, ईवीएम के प्रयोग की सिफारिश की गई और उसके साथ साथ संसद एवं राज्य विधानमंडल में किसी भी प्रकार से उत्पन्न हुई रिक्ति को मैक्सिमम 6 माह में भरे जाने की बात की गई थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देश में सर्वप्रथम किस राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था? इन विच स्टेट वॉज द स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री? देश में सबसे पहले निर्वाचन आयोग की व्यवस्था कहां की गई? ठीक है, तो आप ये समझिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें और 74वें, ठीक है, यहां से क्या हुआ? स्थानीय स्वशासन की स्थापना को स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को क्या किया गया? यहां पर संवैधानिक रूप दिया गया। क्या दिया गया? संवैधानिक रूप दिया गया। ठीक है, और इसके बाद ही क्या हुआ? सबसे पहले आपके स्थानीय स्तर के चुनाव या नगरीय निकायों के चुनाव की बात सबसे पहले कहां हुई? सबसे पहले हुई मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ही 1 फरवरी 1994 को क्या किया गया? मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई। ठीक है, तो देश में सर्वप्रथम आपके मध्य प्रदेश में ही क्या हुआ था? सर्वप्रथम देश में मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन की स्थापना ही की गई थी 1 फरवरी 1994 को। ठीक है, और यहां पर NB लोहानी को क्या किया गया था? आपका पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो यहां पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचन आयुक्त NB लोहानी थे और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त की स्थापना 1994 में हुई थी। और आपके 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद पहला चुनाव कराने वाला राज्य भी कौन है? आपका मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कहां किया गया था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देश में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग कब और कहां किया गया था यह भी पूछा जा सकता है। तो कहां किया गया था? तो उसका ऑप्शन तो केरल ही है। ठीक है, कब किया गया था? उसका ऑप्शन हो जाएगा 1982। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आपसे नाम पूछा जाए, ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ठीक है, सबसे पहली बार डिजाइन की गई थी 1980 में। ठीक है, पहली बार प्रयोग 1982 में हुआ। 1988 में व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। 1988 में बड़े स्तर पर प्रयोग शुरू हुआ। 1998 में MP, राजस्थान प्लस मिजोरम, यहां के चुनावों में क्या किया गया? इसका प्रयोग किया गया 1998 में। ठीक है, उसके बाद 1999 में गोवा में पूरे विधानसभा चुनाव में प्रयोग। ठीक है, तो यदि पूछा जाए पहला कौन सा राज्य था जहां पर पूरा विधानसभा चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराया गया, तो वो था आपका गोवा। ठीक है, लोकसभा की यदि हम बात करें तो लोकसभा में 2004 में। ठीक है, कहां? लोकसभा में। और यदि पूछा जाए लोकसभा प्लस राज्य विधानसभा में पहली बार पूरे तरीके से, ठीक है, कब से इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ? तो 2013 से।
2009 से, ठीक है। 2009 से क्या हुआ, पूरी तरीके से सभी राज्य विधानसभाओं में और लोकसभा में पूरी तरीके से ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ईवीएम का जब प्रयोग प्रारंभ हुआ तो वहां पर कुछ चीजें और शुरू हुई। वो कौन सी चीजें थी? ईवीएम के माध्यम से कुछ लोगों ने कहा कि हम बटन तो कहीं और दबा रहे हैं और क्या होता है, दूसरी जगह वोट पहुंच जाता है। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए एक चीज और जोड़ी गई वोटिंग मशीन में, जिसको कहा जाता है वीवीपीएटी, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। इस वीवीपीएटी से, जो एक प्रकार का कह सकते हैं प्रिंटर है, जो किससे जुड़ा हुआ है, ईवीएम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ईवीएम से जुड़ा हुआ जो प्रिंटर है, जब आप बटन दबाते हैं, ठीक है, किसी भी आपके उम्मीदवार के सामने वाली बटन दबाते हैं, तुरंत वहां से आपके 10 सेकंड के लिए एक पर्ची निकल के आती है। उस पर्ची में क्या होता है, आपने जिस बटन को दबाया है उस प्रत्याशी का नाम और उस प्रत्याशी के नाम के साथ साथ उस प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह उसमें होता है, जिसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, संतुष्टि कर सकते हैं कि हाँ, जिसको मैंने वोट डाला था उसी व्यक्ति को वोट गया है या नहीं गया है, ठीक है। तो वीवीपीएटी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वीवीपीएटी जो है ये, इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है, ये क्यों लगाई जाती है ना। पहला प्रयोग कब हुआ, तो 2013 में हुआ था, याद रखिएगा कब हुआ था, 2013 में हुआ था, है ना। और कहां हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, नागालैंड में हुआ था। नागालैंड में भी कहां हुआ था, नागालैंड में एक विधानसभा है नॉक्सेन विधानसभा, जहां पर क्या हुआ था, नागालैंड के नॉक्सेन विधानसभा में ही पहली बार वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब यह पूछा जा सकता है कि ईवीएम में मैक्सिमम कितने वोट हो सकते हैं, तो एक ईवीएम में मैक्सिमम 3480 वोट तक हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो भारत में प्रयोग की जाती है उसमें लगभग 2000 वोटर ही वोट डाल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 3480 है, लेकिन भारत में जो प्रयोग हो रहा है वर्तमान में उसमें लगभग 2000 वोट डाले जा सकते हैं, ठीक है। और एक बूथ में सामान्यतः इतने ही वोटर होते हैं, ठीक, क्योंकि वोटर इससे ज्यादा भी हो जाएंगे, लेकिन अपने यहां वोटिंग जो होती है वो 70% मैक्सिमम है, ठीक है। 60-70%, कहीं कहीं पे 80% भी हो जाती है, लेकिन 2000 से ज्यादा वोट एक बूथ पर सामान्यतः नहीं होते, ठीक है। तो ईवीएम से संबंधित सारी बातें हम लोगों ने यहां पर कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएम का प्रयोग एवं फोटो युक्त मतदान पहचान पत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, गोस्वामी समिति, गोस्वामी कमेटी, तारकुंडे कमेटी, टीएन सेशन कमेटी और या मोइले कमेटी, ठीक है। गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था, 1990 में, ठीक है। तारकुंडे समिति का गठन 1974-1975 में, ठीक है। ये दो समितियां हैं। अब इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है कि ईवीएम के प्रयोग की सिफारिश कौन सी समिति ने की थी, तो ईवीएम के प्रयोग की सिफारिश सबसे पहली बार गोस्वामी समिति के द्वारा 1990 में ही की गई थी, और उसके बाद टीएन सेशन के शासनकाल में ही, टीएन सेशन के जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनके शासनकाल में ही क्या किया गया था, उनके टाइम पीरियड में ही भारत में मतदाता युक्त पहचान पत्र की शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए अगले समिति की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। अभी एक क्वेश्चन आया था कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का है, यहां पर क्वेश्चन क्या है, अब यहां पर क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग के कौन से कार्य नहीं करता है। पहला ऑप्शन क्या है, उम्मीदवार को अयोग्य ठहराना, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। दूसरा है चुनाव चिन्ह प्रदान करना, जब कोई पार्टी होती है उसको चुनाव चिन्ह, प्रोवाइडिंग इलेक्शन सिंबल, बिल्कुल करता है, चुनाव पार्टी को दर्ज करता है, ठीक है, पार्टी को रजिस्टर्ड करता है, पार्टी को चुनाव चिन्ह देता है, और पार्टी में ही फूट होती है तो वो चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा, इसका निपटारा भी कौन करता है, चुनाव आयोग ही करता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, इश्यूएंस ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, ठीक है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना और उपचुनाव कराना, बाय इलेक्शन कराना, होल्डिंग बाय इलेक्शन। इसका ऑप्शन जो होगा, सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, इसका सही ऑप्शन है आपका चुनाव की अधिसूचना जारी करना। चुनाव की अधिसूचना कभी भी आपका निर्वाचन आयोग जारी नहीं करता है, बल्कि चाहे संसद हो, ठीक है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या फिर आपका कह सकते हैं कि राज्य विधानमंडल में विधानसभा हो या विधान परिषद, सभी चुनावों की अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है।
और राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करने के बाद ही आपके चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो यह आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती, तो आप कहेंगे चुनाव की जब तिथि निर्धारित होगी तब से। बिल्कुल नहीं, चुनाव की तिथि के निर्धारण के पहले राष्ट्रपति क्या करते हैं, चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करते हैं, चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं, और चुनाव की अधिसूचना के जारी होने के साथ ही क्या होता है, चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। तो चुनाव की अधिसूचना कैसे जारी करता है, तो याद रखिएगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991, इसका जो सेक्शन है यानी कि जो धारा है, धारा 14 है, इस धारा 14 के तहत ही राष्ट्रपति क्या करते हैं, चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं, और इस राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी करने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम सारे क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस भी डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहां पर साफ साफ क्वेश्चन क्या था, कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, हम इसको बता के निकल सकते थे, लेकिन इसी में हमने क्या डिस्कस कर लिया कि चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, यहीं पर हमने डिस्कस कर लिया कि चुनाव की अधिसूचना किस माध्यम से जारी की जाती है। तो चुनाव की अधिसूचना जारी करने का जो अधिकार है वो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है। ठीक है, और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का जो सेक्शन नंबर 14 है, उस सेक्शन नंबर 14 के अकॉर्डिंग ही राष्ट्रपति क्या करते हैं, चुनावों की अधिसूचना जारी करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नोटा, नॉन ऑफ द एबव, नोटा का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था। ठीक है, क्या कहा गया, इन विच ईयर वॉज नोटा नॉन ऑफ द एबव फर्स्ट टाइम यूज्ड इन इंडिया, पहली बार नोटा का प्रयोग भारत में कब हुआ। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 2008, दूसरा ऑप्शन है 2010, तीसरा ऑप्शन है 2013 और चौथा ऑप्शन है 2009। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 2013। ठीक है, 2013 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के आधार पर ही कहा कि हां, आपके नकारात्मक वोटिंग, निगेटिव वोटिंग करने का राइट भारतीय मतदाताओं को होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद ही क्या किया गया, भारत में नन ऑफ द एबव को क्या किया गया, शामिल किया गया। अब की जो वोटिंग मशीन होती है वहां पर नोटा का एक ऑप्शन होता है और नोटा के ऑप्शन की जो बटन होती है वो कैसी होती है, वो आपके पिंक कलर की होती है, गुलाबी कलर की होती है। ठीक है, जिसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उस जो आपकी वोटिंग मशीन है, उस वोटिंग मशीन में जितने भी उम्मीदवार हैं, उन किसी भी उम्मीदवार में क्या है, आपको भरोसा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार से निगेटिव वोटिंग राइट ये देने वाला भारत जो है वर्ल्ड का 14th कंट्री बन चुका है। ठीक है, नकारात्मक वोटिंग अधिकार देने वाला भारत विश्व का 14वां देश बन चुका है और भारत में नोटा का प्रयोग शुरू हुआ 2013 से। ठीक है, याद रखिएगा, नोटा का प्रयोग भले ही हम करते हैं, लेकिन अभी भारत में जो व्यवस्था है उसमें से यदि किसी चुनाव में 100 वोट पड़े, 100 में से एक वोट किसी एक उम्मीदवार को मिला, मान लीजिए ए है, ठीक है, और बाकी के 99 वोट किसमें चले गए, नोटा में चले गए, फिर भी जो विजयी होगा वो कौन होगा, वो एक वोट वाला व्यक्ति होगा। ठीक है, ये व्यवस्था है। मतलब ऐसा नहीं है कि नन ऑफ द जो आपका नन ऑफ द एबव का ऑप्शन है, नोटा को यदि ज्यादा वोट मिल जाते हैं तब भी कोई मतलब वहां पर नहीं है, उस व्यक्ति को ही विजयी माना जाएगा जो व्यक्ति क्या है, जो व्यक्ति एक वोट पा सकता है। यानी कि वो 99 वोट जो नोटा में गए हैं उनका कोई महत्व तो नहीं है। फिर आपके दिमाग में होगा कि नोटा क्यों लाया गया, तो सामान्यतः इसका एक ही उत्तर है वर्तमान संदर्भ में, वो ये है कि वोटिंग परसेंट को बढ़ाने के लिए। कई बार क्या होता है, हमारे उम्मीदवार यदि पसंद के नहीं है तो हम वोट डालने ही नहीं जाते हैं, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है उनको नकारने का, उनको बताने का कि आप लायक नहीं हो, है ना। मतलब हम बता सकते हैं उनको कि ना हमको आप पसंद नहीं है। ठीक है, और वहां पर आपका नाम उजागर तो होता नहीं कि इस व्यक्ति ने नोटा लगाया है।
ठीक है। तो इस तरह से आप वोटिंग प्रक्रिया में भाग भी ले सकते हैं और आपको पसंद नहीं है यदि उम्मीदवार तो आप बता सकते हैं कि हमको पसंद नहीं है, ठीक है। हालांकि नोटा में सुधार की गुंजाइश है और नोटा में आगे किसी आगे हर प्रकार की बहस होगी, हर प्रकार की चर्चा होगी और हो सकता है कि कुछ नए कदम चुनाव आयोग के द्वारा उठाए जाए नोटा को लेकर, ठीक है। चलिए, वोटर आईडी कार्ड अर्थात मतदाता परिचय पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, बाय द पार्लियामेंट, बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बाय द प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही निर्वाचन जो आपका वोटर आईडी कार्ड है वो क्या है, जारी किया जाता है। मतदाता पहचान पत्र जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अंततः कब 3 सदस्यीय स्वरूप ग्रहण किया? When did the Election Commission of India finally take the form of 3-member commission? ठीक है, फाइनली कब से मध्य प्रदेश कब से जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 3 सदस्यीय बन गया, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। पहले 1 सदस्यीय था, फिर 3 सदस्यीय बना, फिर 1 सदस्यीय बना और फिर आखिरी में क्या हो गया, 3 सदस्यीय बन गया। और वो जो डेट है वो है 1 अक्टूबर 1993, ठीक है। यानी कि 1 अक्टूबर 1993 से हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कितना है, वो आपका 3 मेंबर कमीशन है, ठीक है। कौन है 3 मेंबर कमीशन? तो एक वहां पर क्या होता है, CEC, जो इस समय कौन है, इस समय है भाई साहब राजीव कुमार, ठीक है, जो कौन से नंबर के हैं, 25th, ठीक है। और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, दो अदर इलेक्शन कमिश्नर, उनमें से एक हैं आपके अरुण गोयल, जो अभी नए नए ज्वाइन किया उन्होंने, ठीक है। और उसके साथ साथ एक हैं आपके अनूप चंद्र पांडे जी, ठीक है। ये हमारी वर्तमान संरचना आपको देखने को मिलती है 3 मेंबर कमीशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग के किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं को परिचय पत्र जारी करने की सिफारिश की थी, ठीक है। देखिए, एक तो था कौन सा, एक था आपका फोटो युक्त पहचान पत्र, ठीक है। कौन सी समिति ने सिफारिश की थी? और यहां पे जो प्रश्न है, प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी होता है। प्रश्नों को यदि नहीं समझते हैं तो चीजें थोड़ा सा हमारे हाथ से निकल जाती हैं, ठीक है। यहां पर क्या कहा जा रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग के किस मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, कौन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा क्या कहा गया था, रिकमेंडेड द इशू ऑफ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ वोटर्स, मतदाता परिचय पत्र जो हम आज देखते हैं उसको किस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इशू करने की बात की थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, नवीन चावला, श्यामलाल सकधर, आर.के. त्रिवेदी और टी.एन. शेषन। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा श्यामलाल सकधर, ठीक है। श्यामलाल सकधर साहब हैं और इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही पहली बार बात की थी कि व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, उसका पर्सनल वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये भारत के क्या थे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे 1977 से 1982 तक। 1977 से 1982 के बीच में श्याम लाल सकधर, या इन्हीं को SL सकधर भी कहा जाता है, ये SL सकधर साहब ने ही क्या किया था, व्यक्तियों को, मतदाताओं को परिचय पत्र जारी करने की सिफारिश की थी, ठीक है। नवीन चावला ये भी भारत के निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आर.के. त्रिवेदी ये भी निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, ये भी निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, ये 10वें नंबर के, ये 7वें नंबर के, ठीक है। और उसके साथ साथ ये व्यक्ति जो हैं ये आपके थे 16वें नंबर के, ठीक है। तो 16वें नंबर के, 7वें नंबर के, 10वें नंबर के, ये व्यक्ति सारे निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। और SL सकधर साहब, ठीक है, 6वें नंबर के निर्वाचन आयुक्त थे और इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने 77 से 82 के बीच में क्या किया था, अपना कार्यकाल यहां पर पूरा किया और इन्होंने मतदाताओं के लिए परिचय पत्र जारी करने की बात की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में किस क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया है? अब हाल ही में कहें तो 3 साल पहले की बात है, क्योंकि सबसे नया राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वो वही है, इसलिए हम हाल में कह रहे हैं, ठीक है। विच रीजनल पार्टी वॉज रिसेंटली गिवन द स्टेटस ऑफ द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बाय द इंडियन
इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन है नेशनल पीपल्स पार्टी, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तीसरा ऑप्शन है तृणमूल कांग्रेस और चौथा ऑप्शन है समाजवादी पार्टी। अब यहां पर यदि हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, NPP, ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी NPP। अब ये NPP जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 6 जनवरी 2013 को एस्टैब्लिश हुई, ठीक है। किसने एस्टैब्लिश किया, तो ये PA संगमा साहब थे। ये 2012 में जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे उस समय राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार भी थी, ठीक है, PA संगमा साहब। वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, कोनराड संगमा, ठीक है। और 2019 में इस पार्टी को क्या किया गया है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा NPP को कब मिला, 2009 में। चुनाव चिन्ह की बात करें तो चुनाव चिन्ह क्या है, पुस्तक, ठीक है। इसमें से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP ये भी एक प्रकार की आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपल पार्टी, इन 4 ऑप्शन में तीनों ही क्या हैं, आपकी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपको मिल गया नेशनल पीपल पार्टी। 2019 में इसको क्या किया गया था, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अपराध के राजनीतिकरण एवं राजनीति के अपराधीकरण के बीच 60 गांठ की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी। विच कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू probe the nexus between politicalization of crime and criminalization of politics, ठीक है, यानी कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और उसके साथ साथ आपका पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ आपका क्राइम, ठीक है, राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनकी 60 गांठ कहां हो रही है, इस चीज की जांच के लिए समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इस समिति का नाम, पहला ऑप्शन है संथानम समिति, दूसरा है बोहरा समिति, तीसरा ऑप्शन है तारकुंडे समिति और चौथा ऑप्शन है वर्मा समिति, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कि आपको सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही ऑप्शन की यदि हम बात करें तो सही ऑप्शन हो जाता है बोहरा समिति, और इसका गठन किया गया था 1993 में, और उस समय जो सरकार थी नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे। उसी समय 1993 में ही बोहरा समिति की गठन किया गया था अपराध के राजनीतिकरण और राजनीति के अपराधीकरण के जांच के लिए। उनके बीच में जो 60 गांठ होती है उसकी जांच के लिए बोहरा समिति का गठन किया गया था। हालांकि बोहरा समिति की सिफारिशों को सार्वजनिक नहीं किया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस समिति ने चुनाव हेतु सार्वजनिक कोष की सृजन की सिफारिश की थी। सार्वजनिक कोष के सृजन यानी कि आपका विच कमेटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड, ठीक है। पब्लिक फंड का मतलब यहां पर यह समझना है कि यह समिति यह कह रही है कि जो चुनाव होते हैं वहां पर सरकार फंडिंग करे, ठीक है। तो सार्वजनिक फंड बनाया जाए और उसी सरकार के सार्वजनिक फंड से ही क्या हो, उनको खर्चा दिया जाए, उसी के आधार पर चुनाव हो, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो अब कई बार ऐसा होता है ना कि जिस पार्टी के पास पैसा ज्यादा है वो क्या करते हैं, ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। हालांकि एक तरह से लीगल देखा जाए तो जो चुनाव आयोग की जो आदर्श आचार संहिता है उसके अकॉर्डिंग विधानसभा में और लोकसभा में पर सीट पर खर्चा जो है वो फिक्स किया गया है कि कितना खर्चा किया जा सकता है। लेकिन बाकी तरीके से है ना, कई बार ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है, जिसका लेखा जोखा नहीं मिल पाता है। तो उसी लिए यहां पर इस समिति ने, जो भी समिति, इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या है, वर्मा समिति, रेड्डी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और संथानम समिति। तो इस समिति पर यदि हम बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो था वो आंसर होगा इंद्रजीत गुप्ता समिति, ठीक है। और ये इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन जो हुआ था 1998 में हुआ था, 1998 में हुआ था, ठीक है। तो यहां पर एक बात तो उन्होंने कही कि सार्वजनिक फंड बनाया जाए, यानी कि विधानसभा के जो चुनाव होते हैं और जो संसदीय चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, उनके
चुनाव के लिए आवश्यक जो धनराशि है वो सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, सरकारी फंड पर चुनाव हो। दूसरा इन्होंने कहा कि जो पार्टीज को क्या मिलता है, फंड मिलता है, पार्टियों को क्या मिलता है, फंड मिलता है। तो इस फंड के लिए यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपए से ज्यादा देता है तो वह या तो वो चेक के रूप में दे या फिर वो क्या करे, ड्राफ्ट के रूप में दो। ठीक है, ये किसने कहा था, इंद्रजीत गुप्ता समिति ने कहा था। इसके आधार पर इनके कहने का तात्पर्य यह था कि यदि चेक और ड्राफ्ट के माध्यम से फंडिंग की जाती है तो उसका लेखा जोखा होगा और वास्तविक उस पार्टी के पास कितना फंड आया है, कितनी फंडिंग हुई है, इसका आसानी से पता लगाया जा सकेगा और ऐसी स्थिति पर भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, और फ्री और फेयर इलेक्शन हो पाएंगे, जो हमारे लोकतंत्र की मूल भावना को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चुनाव प्रत्याशी के द्वारा एक निश्चित नामांकन राशि जमा कराने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? ठीक है, यानी कि यहां पर एक जमानत राशि, जब तक जमानत राशि को जमा करने के बाद ही चुनाव लड़ने का अधिकार दिए जाने की बात की जा रही। क्या किया जा रहा है, विच कमेटी रिकमेंडेड डिपॉजिटिंग अ फिक्स्ड नॉमिनेशन अमाउंट बाय द इलेक्शन कैंडिडेट। ठीक है, जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उम्मीदवार है, उस व्यक्ति को क्या करना होगा, एक निश्चित, ठीक है, फिक्स्ड नॉमिनेशन अमाउंट, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, एक निश्चित नामांकन राशि जमा करने की बात की जा रही। किसने कहा था, ये पूछा जा रहा है। तो पहली समिति है, ऑप्शन है तारकुंडे समिति, दूसरा है दिनेश गोस्वामी समिति, तीसरा है के संथानम समिति और चौथी है आपकी इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो पहला ऑप्शन तारकुंडे समिति 1974-75 में गठन हुआ था इसका, और यही समिति है जिसने कहा था कि चुनाव प्रत्याशी के द्वारा एक निश्चित नामांकन राशि जमा की जानी चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तारकुंडे समिति। और इसी तारकुंडे समिति ने ही कहा था कि यहां पर जो लोगों की वयस्क मताधिकार की उम्र है उसको घटाकर क्या कर दिया जाना चाहिए, उसको घटाकर 21 से 18 कर दिया जाना चाहिए। साथ ही यहां पर जो आपका तारकुंडे समिति है, उन्होंने ये भी कहा था कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पास जो फंडिंग आती है उसका लेखा जोखा भी रखा जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग में उन पार्टियों के द्वारा उस अपने फंडिंग का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो वो पैसा खर्च करते हैं चुनाव में, उसका लेखा जोखा वो वहां पर क्या करें, आपका जमा करें। ठीक है, तो इस प्रकार के रिकमेंडेशन आपके तारकुंडे समिति, जिसका गठन 1974-75 में हुआ था, उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तारकुंडे समिति। दूसरा ऑप्शन जो है दिनेश गोस्वामी समिति, इसका गठन आप जानते हैं 1990 में हुआ था। ठीक है, के संथानम समिति 1962 में गठित हुई थी और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में गठित हुई थी। ठीक है, ये चारों ही समितियां निर्वाचन सुधारों से संबंधित है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, इनमें से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता, कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति का, दूसरा ऑप्शन क्या है, विधान परिषद का, तीसरा संसद का और चौथा नगरीय निकायों का। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इज नॉट कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन की जब बात हो रही तो वो कौन सा है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव भी कराया जाता है, विधान परिषद का चुनाव भी कराया जाता है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव भी कराया जाता है। लेकिन जब हम नगरीय निकायों के चुनाव की बात करते हैं तो वो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं कराया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नगरीय निकाय के चुनाव। नगरीय निकाय में आपका नगरीय निकायों के और उसके साथ साथ पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो भी आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं कराए जाते, बल्कि ये चुनाव आपके राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। किसके द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग में भी जो आपके आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 243, आपका 243 के, ठीक है, ये आपका है पंचायती चुनाव से संबंधित, चुनाव से संबंधित। ठीक है, और जो नगरीय निकाय होते हैं उनके लिए 243ZA। ठीक है, 243ZA में नगर निगम प्लस नगर पालिका, यानी कि जो नगरीय निकाय होते हैं, अर्बन बॉडीज होती हैं,
उनका चुनाव राज्य चुनाव आयुक्त या राज्य चुनाव आयोग किसके द्वारा, आर्टिकल 243ZA में उसका प्रावधान किया गया है, जबकि पंचायती चुनाव से संबंधित प्रावधान, उसके संबंध में जो चुनावों का प्रावधान है वो 243K में किया गया है। ठीक है, तो यहां पर नगरीय निकायों का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय राज्य में, केंद्र या राज्य में, ठीक है याद रखिएगा, केंद्र या राज्य में जनप्रतिनिधियों के पद रिक्त होने पर 6 माह के अंदर चुनाव कराने की व्यवस्था की जाएगी, यह सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है, केंद्र और राज्य में जनप्रतिनिधियों के पद खाली होने पर 6 माह के अंदर क्या किया जाए, पोस्ट को जो वैकेंसी है उसको भरा जाए, यह व्यवस्था किस समिति के द्वारा की गई थी, ये सभी सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी, तो ये सिफारिश दिनेश गोस्वामी समिति, जिसका गठन 1990 में हुआ था, उसके द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 324(2), अनुच्छेद 324(3), अनुच्छेद 300, ये ऑप्शन थोड़ा सा यहां पर देखिए, 324(2), 324(3), 326(2) और 325(3). ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो ऑप्शंस हैं क्या है, आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2, फिर क्या है 324 सब क्लॉज 3, फिर ऑप्शन क्या है 326 सब क्लॉज 2, और फिर है आर्टिकल 325 सब क्लॉज 3। तो यहां पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाता है 324 सब क्लॉज 3। ठीक है, 324 सब क्लॉज 3, अनुच्छेद 324 आपका सब क्लॉज 3 जो है वो कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही क्या होगा, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है, अब अध्यक्ष होने या ना होने पर, या अध्यक्ष तो बन गया, लेकिन क्या उनके सेवा शर्तों में कोई चेंज है, सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जो वेतन, जो भत्ते, जो आपके अलाउंसेस आपके अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मिलते हैं वही किसको मिलेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त आर्टिकल 324 सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग क्या होता है, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है। वहीं 324 सब क्लॉज 4 में कहा गया है कि अन्य प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। ठीक है, टू whom does the chief election commissioner submit his resignation। ठीक है, वो अपना रेजिग्नेशन किस व्यक्ति को देते हैं, तो अन्य निर्वाचन आयुक्त को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। 4 ऑप्शन है, टू द अदर इलेक्शन कमिश्नर, टू द प्रेसिडेंट, टू प्राइम मिनिस्टर, टू सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, विच इज प्रायर 65 वर्ष की उम्र, लेकिन इस 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र को पूरी करने से पहले भी उसे पद से क्या किया जाता है, हटाया जा सकता है। उसके हटाने के लिए वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में किया गया है। ठीक है, उस प्रक्रिया से उसको हटा सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि 6 वर्ष हो जाए तभी हटाएं, 65 वर्ष की पूरा हो जाए उसकी उम्र तभी हटाएं, उसके पहले भी हटा सकते हैं, और स्वयं भी हट सकता है, त्यागपत्र दे सकता है, इस्तीफा दे सकता है। अब समस्या है इस्तीफा किसको देगा, तो इस्तीफा सौंपेगा राष्ट्रपति को, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर हो, सब अपना इस्तीफा राष्ट्रपति जी को सौंप देते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी इस्तीफा लेने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, इस्तीफा लेने बस के लिए नहीं बैठे हुए, बहुत सारे काम हैं, लेकिन इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संसद एवं राज्य विधानमंडल में रिक्ति उत्पन्न होने पर कितने समय में रिक्ति भरे जाने का प्रावधान है। व्हेन अ वैकेंसी अराइज इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इन व्हाट टाइम देयर इज अ प्रोविजन टू फिल द वैकेंसी। यानी कहीं पर कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य है, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट का मेंबर है, अब उसकी अचानक से मृत्यु हो गई या उसने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, या उसको अयोग्य ठहरा दिया गया,
तो ऐसी स्थिति पर रिक्ति जो होगी वो उत्पन्न होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी। अब उस वैकेंसी को कितने समय पे भरा जाएगा, ये भरा जाएगा आपके 6 माह के अंदर। लेकिन याद रखिएगा यह जो वैकेंसी भरी जाएगी ये उस कार्यकाल के बचे हुए समय के लिए होगी, ये पूरे 5 साल के लिए नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति निर्वाचित हुआ, चुना गया, सांसद बना, और सांसद बनने के बाद 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो वो अब जब उस रिक्ति के जगह जहां पर जो व्यक्ति मृत्यु हुई तो उसका पद खाली हो गया। उसके पद खाली होने के बाद वहां पर 6 महीने के अंदर क्या कराए जाएंगे, इलेक्शन कराए जाएंगे, चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन वो चुनाव में अब जब जो व्यक्ति वहां पर जीत कर आएगा वो 5 साल के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो बचे हुए समय के लिए आएगा। जितना समय वो व्यक्ति ले गया था और ये जितना समय चुनाव कराने में चला गया, उतने समय को छोड़कर बाकी बचा हुआ जो शेष समय है उसी समय के लिए नए व्यक्ति का निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, विधानसभा सीट रिक्त होने पर चुनाव कराना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ठीक है, इन whose jurisdiction is it to conduct election when the legislative assembly seat is vacant? ठीक है, चाहे वो विधानसभा की सीट खाली हो या फिर लोकसभा की सीट खाली हो, इन सबको भरने का जो अधिकार है या इनको सबको भरने के लिए जो चुनाव कराने का अधिकार है वो आपके निर्वाचन आयोग के पास ही है, भारतीय निर्वाचन आयोग के पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही पास आपको देखने को मिलता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही क्या कर सकता है, आपकी जो रिक्ति होती है उसको भर सकता है। रिक्ति के लिए क्या होता है, आपके यहाँ बाय इलेक्शन कराए जाते हैं। क्या कराए जाते हैं? बाय इलेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, उपचुनाव। और उपचुनाव भी आपके निर्वाचन आयोग के द्वारा या भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950। तो पहला ऑप्शन तो पूर्णतः क्या है, सत्य है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? निर्वाचन आयोग में वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, यानी एट द प्रेजेंट देयर इज 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन। ये बात भी पूर्णतः सत्य है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनावों को संपन्न कराता है। ये ऑप्शन भी पूर्णतः सत्य है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पूर्णतः सत्य है। ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में कराए गए थे। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इज इन इंडिया वेयर हेल्ड इन 1951 एंड 1952। बिल्कुल कराए गए थे। ठीक है, अक्टूबर 1991 से लेकर फरवरी 1952 तक, अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक ही फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे। तो यहां पर आप देख रहे हैं चारों स्टेटमेंट पूर्णतः क्या हैं, सत्य हैं। अब ऑप्शन में आ जाइए, ए और बी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अलावा भी तो सही है। बी, सी और डी सही है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि उपयुक्त सभी कथन पूर्णतः क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर आज के जो क्वेश्चन हैं वो यहां पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। ठीक है, अगला जो क्लास होगी, अगले जो लेक्चर होंगे, वहां पर हम लोग बात करेंगे आपसे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की, जिसको हम स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस जो हमारा रिकमेंड करता है वो क्या कहता है? वो कहता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, लेकिन हमको एग्जाम देना है मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आपका मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को हम आधार बनाकर ही चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में स्टेट इलेक्शन कमीशन के कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।